हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकफिनोमिक्स। सो गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड वो है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए। सो गाइस, आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए या तो आने वाले दिनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा जिसका नाम है एनपीएस ग्रेड ए एंड बी। तो इन तीनों रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो आपका फाइनेंस सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही स्कोरिंग है अगर आप पूरा की पूरा सिलेबस जो है इन डेप्थ कवर करते हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो या तो डिस्क्रिप्टिव हो। एक बार आपने पढ़ लिया, इस सेशन से आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आई डोंट थिंक सो 90% से ज़्यादा स्कोर लाने में आपको फाइनेंस सेक्शन में कोई दिक्कत होगी। एंड इनफैक्ट सबसे पहले आपने प्रिपरेशन इसी सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से। तो चलिए इसी की शुरुआत करते हैं हम गाइस। आरबीआई ग्रेड बी में आपको ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों पूछे जाते हैं। सीबी एंड एनपीएस जो है ये प्योरली इनका जो सिलेबस है ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। प्रेडिक्ट कर रही हूँ मैं एनपीएस का, नोटिफिकेशन आने के बाद एनपीएस का क्लियर हो जाएगा, लेकिन सेबी का जो है ऑब्जेक्टिव ही है एंड दोनों का जो सिलेबस होता है एनपीएस का एंड सेबी का ये कॉमन है, बिल्कुल सेम है। एंड फाइनेंस का जो सिलेबस है आरबीआई का भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कॉमन है, और इन्हीं को प्रिपेयर करने के लिए आज हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक के मैं टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो यस गाइस, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ये इन डेप्थ सेशंस रहेंगे गाइस जो आपको ना केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। हर चीज को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे ताकि एज इट इज जब आप एग्जाम में लिख पाओगे, ओके, आंसर्स करोगे ऑब्जेक्टिव के एंड डिस्क्रिप्टिव में भी वो सारी चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है जो आपको एक फॉर्डर की तरह, एक मटेरियल की तरह और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरह बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए गाइस, नेक चीज़ की शुरुआत हम कर लेते हैं आज। ओके, बिल्कुल ही पहले टॉपिक से फाइनेंस सेक्शन के। एज यू नो गाइस, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ये सेक्शन काफ़ी 100 मार्क्स का है आरबीआई ग्रेड बी में एंड आई थिंक वेरी स्कोरिंग सेक्शन है। तो इसीलिए आज बिल्कुल बेसिक पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ओके, ASF। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस क्या है? अब आपके जो सिलेबस है इसमें फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट है, डेट है, इक्विटी है, राइट, एंड फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स भी हैं। अब वो सारे फाइनेंस के जो सोर्सेस हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक जो टॉपिक है, ओके, इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक्स आएंगे जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव या तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली जो है एग्जाम में बनेगा। हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम बन चुका है, ओके, 2 या 3 भी बन सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव का 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए, तो गाइस, जैसे आप सब जानते हैं व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस इज नथिंग बट रिलेटेड टू मनी और फंड्स, ओके। फंड्स जिसे हम कहते हैं, फाइनेंस जिसे हम कहते हैं बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स, ठीक है, मनी या तो फंड्स। सो गाइस, एज एन इंडिविजुअल, ओके, एक इंडिविजुअल हो गया, एक कंपनी हो गई, एक कॉर्पोरेट हो गई, या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले लो जिसको अपने डे टू डे वर्किंग के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, ओके, तो वो या तो बैंक लोन लेती है या तो कोई अदर सोर्सेस ढूंढती है जिसके जरिए वो पैसा उठा सके। तो वो क्या जरिए हैं जिनसे एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या तो एक इंडिविजुअल अपनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, मान लो एज एन इंडिविजुअल मुझे पैसों की जरूरत है, मे बी आई वांट टू बाय हाउस। एज अ कंपनी मुझे पैसों की जरूरत है, मे बी आई वांट टू एक्सपैंड और सेट अप माय बिजनेस।
सो ऐसी चीजों के लिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, कॉर्पोरेट को या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो दे हैव वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, राइट? एंड उन सारे सोर्सेस को हम आज पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली जैसे हम फंड्स की सोचते हैं, बोरोइंग की सोचते हैं, हमें लोन लेना है, हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है बैंक का, ओके? सीधा बैंक से लोन लेना। लेकिन गाइस अगर पैसों की रिक्वायरमेंट छोटी है, ओके, या तो जो रिक्वायरमेंट है पैसों की उसके लिए आप कोलैटरल दे पा रहे हो, आप गिरवी रख पा रहे हो, ठीक है, आप बैंक के नॉर्म्स, क्राइटेरियाज, कंडीशंस, डॉक्यूमेंटेशन सारे प्रोसेस को फुलफिल कर पा रहे हो तो बैंक आपको लोन दे देगी। लेकिन मान लो अगर आपने उतना कोलैटरल नहीं रखा, ओके, जितनी ह्यूज आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है और आपके पास इतना कोलैटरल नहीं है, या तो बैंक को लगता है आपकी क्षमता नहीं है कि आप रीपे कर पाओगे, you are not credit worthy enough to repay your funds back. So in that condition the bank is not going to lend you, right? बैंक आपको पैसा नहीं देगी जब बैंक को इनफ कोलैटरल नहीं मिलता या तो क्रेडिट वर्दीनेस लो लगती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जिनके जरिए हम फंड्स रेज कर सकते हैं, हम हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमारे पास वेरियस सोर्सेस आ जाते हैं गाइस, जिसमें से लीजिंग, फ्रेंचाइजिंग, फैक्टरिंग, forfeiting, P2P lending, crowdfunding, angel investors, VCs and public equity। ये सारे सोर्सेस हैं जिनको हमने एक एक से पढ़ना है और ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, दिस इज जस्ट अ टॉपिक, राइट? तो ये सारे सोर्सेस को हम सारे एक एक से वीडियोस में कवर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे से 1-2 मार्क का क्वेश्चन या तो एक पूरा की पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन या 15 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सो वो पढ़ लेते हैं हम गाइस, लीजिंग। सो लीजिंग गाइस क्या है? लीजिंग एज अ नेम इंडिकेट्स, लीज पर देना, ओके? लीज, जस्ट इमेजिन लाइक रेंटिंग आउट, ओके? सो लीजिंग इज नथिंग बट रेंटिंग, ओके? सो रेंट भी देना हम इस्तेमाल करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। हम ये सोचते हैं कि यार अगर हमें घर में रहना है, राइट, हम सोचते हैं कि हमारा घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, लेकिन मान लो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद का घर खरीद सके, तो इस कंडीशन में हम रेंट पे रहते हैं, राइट? हम चाहते हैं हमारे पास एक कार हो, लेकिन हम कार खरीद नहीं पाते तो हम सोचते हैं कि कार रेंट पे ले लेंगे, ओके, हर महीने कुछ ना कुछ रेंट दे देंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे बाय द टाइम हम खरीद लें। तो यही चीज है लीजिंग, ओके? ऐसा ही तरीका है लीजिंग का। सो लीजिंग इज नथिंग बट एन अग्रीमेंट, ओके? दोनों के बीच में 2 पार्टीज है यहाँ पे, लेजर एंड लेजी, इन दोनों के बीच में हुआ है लीज अग्रीमेंट। सो लेजर कौन है यहाँ पे? लेजर is one who has a property or an asset, जिसके पास asset है, जिसके पास कोई घर है, जिसके पास कोई लैंड है, जिसके पास कोई फैक्ट्री है या जिसके पास कोई व्हीकल है, कार है, मशीनरी है, जो खुद का है वो उसका ओनर है, ओके? वो उसका ओनर है और वो क्या चाहता है कि वो उसे किसी को लीज पर दे, किसी को रेंट आउट करे और उसके बदले में उसे पेमेंट मिलता रहे। सो इसीलिए एक लेजर दूसरे पार्टी लेजी के साथ एक अग्रीमेंट करता है एंड लेजी इज नथिंग बट द यूजर ऑफ द असेट। लेजी कौन है? जो उसे लीज पर लेगा, जो उसे एक समय के लिए, कुछ सालों के लिए, ओके, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 50 या 100 साल, जितना भी पीरियड दोनों के बीच में तय हुआ है, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो असेट को यूज करेगा। तो इसीलिए लेजी इज नोन एज द यूजर एंड लेजर इज नथिंग बट द ओनर ऑफ द असेट। और ये एक असेट जिसको लीज पर दिया है वो है लीज्ड असेट। इट कैन बी एनीथिंग लाइक कार, व्हीकल, मशीनरी, फैक्ट्री और अ हाउस, एनीथिंग। सो लीज्ड असेट, लेजर एंड लेजी, ये इन पार्ट
ये दोनों पार्टीज के बीच में जो अग्रीमेंट है, ओके, बिटवीन टू पार्टीज, द यूजर द लेजी एंड द ओनर द लेजर, दिस अग्रीमेंट इज नोन एज लीज। ठीक है, इसे हम कहते हैं लीज। द लेजर ग्रांट्स द लेजी राइट टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर अ डिफाइंड पीरियड। अब ये दोनों जो पार्टीज है, लेजर एंड लेजी, इनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है एक डिफाइंड पीरियड के लिए हुआ है। मान लो 1 साल के लिए वो व्हीकल को लीज पे दे रहा है, तो लेजी जो है 1 साल तक उसे यूज करेगा। सो डिफाइंड पीरियड, ओके, सो डिफाइंड पीरियड के लिए यहाँ पर राइट्स ग्रांट हुए हैं, इस्तेमाल करने के राइट ग्रांट हुए हैं, असेट की ओनरशिप नहीं। ओनरशिप नहीं मतलब यहाँ पे असेट बेचा नहीं गया है, केवल और केवल उसका जो अधिकार है उसे यूज करने का वो ग्रांट किया गया है। The lazy just has the right to use but does not have the ownership rights, right? जो चीज मैंने आपको बताई, ओनरशिप राइट्स नहीं होंगे, लेकिन बदले में लेजी को एक सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट लेजर को देना पड़ेगा। अब फ्री में तो नहीं यूज करेगा, राइट? सो लेजी जो असेट को यूज कर रहा है उसके बदले में उसे मान लो हर महीने या सालाना, ईयरली, सेमी एनुअली या तो मे बी ओके अ स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उतने समय में लीज पेमेंट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हम रेंट देते हैं, ऐसा यहाँ पे लीज रेंटल या लीज पेमेंट जिसे कहते हैं, ये लेजी को, लेजर को देना होगा। एंड इसी वजह से इसको कहते हैं असेट बेस्ड लेंडर। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बन सकता है। लीजिंग इज ऑल्सो नोन एज असेट बेस्ड लेंडिंग। असेट बेस्ड लेंडर इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लेजर ने लेजी को असेट ही तो लेंड किया है, राइट? असेट ही लेंड किया है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ABL, असेट बेस्ड लेंडर। आई होप दिस इज क्लियर। Now let us study the elements of leasing। ठीक है, अब इसमें हमने बहुत सारे पार्टीज देखे। सो पार्टीज में कौन कौन आ जाता है गाइस? एक आता है आपका लेजर, ओके, वन हु इज लीजिंग द असेट, जिसे हमने कहा था ओनर, राइट? देन ओनर है। देन लेजी में लेजी कौन था? जो उसे यूज कर रहा था, ओके, सो लेजी इज द रिसीवर ऑफ द सर्विस, जो सर्विस ले रहा है, जो उसे यूज कर रहा है, जो उसका यूजर है। सो ये जो पार्टीज है लेजर एंड लेजी। देन वी हैव लीज ब्रोकर। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्टली अग्रीमेंट लेजर के साथ नहीं कर रहे हैं, ओके? मान लो लेजी है, मुझे घर यूज करना है, तो मैं डायरेक्टली लेजर को नहीं ढूंढ रही हूँ, बल्कि मैं एक थर्ड पार्टी को अप्रोच कर रही हूँ, जैसे कि ब्रोकर हो गया, आपका एजेंट हो गया, उसके जरिए मुझे वो घर लीज पे मिला है, तो वो जो मीडिएटर है उसे हमने कहा है लीज ब्रोकर। ओके, सो ब्रोकर इज एन एजेंट बिटवीन द लेजर एंड द लेजी। इनका काम क्या है? ब्रोकर का इंटरमीडिएट। ओके, वो बदले में, डीलिंग के बदले में कुछ फीस चार्ज करते हैं, ब्रोकरेज, एंड वो जो है दोनों पार्टीज के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। नेक्स्ट इज लीज असेट। लीज असेट, जो असेट, ओके, जो असेट लीज पे दिया गया है, चाहे वो कुछ भी हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, इक्विपमेंट्स हो, व्हीकल्स हो, लैंड हो, ऑटोमोबाइल्स हो, फैक्ट्री हो, बिल्डिंग हो, घर हो, कोई भी असेट जो लीज पे दिया उसे हमने कहा है लीज्ड असेट। सो दीज आर द पार्टीज और द एलिमेंट्स इन लीजिंग। Now types of lease, okay, what are the types of lease? Very important, यहाँ से MCQ based question पूछा जा सकता है। So basically guys, there is financial or operating lease, there is sell and lease back or direct lease, single investor or leverage lease, domestic and international lease। ये कुछ important core types हो गए आपके, okay? अगर descriptive भी आ रहा है यहाँ से, even directly mention this types of lease। अगर ऑब्जेक्टिव है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा ये टाइप है। ठीक है, तो चलिए एक एक से पढ़ते हैं। इसके अलावा इन सब के फीचर्स जो जो रहेंगे, इनको मैशअप करके एक अलग से लीज का नाम भी बनाया जा सकता है, उनको भी हम देखेंगे। बट जो कोर है, ओके,
कोर है, ये टाइप्स है, ओके, ये कोर टाइप्स है, इनके फीचर्स अदर टाइप्स में भी देखने आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आता है कोर टाइप्स को आपको लिखना होगा। पहला टाइप देखते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब है अ लीज व्हिच इज फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, जो छोटे समय के लिए। सो ऑपरेटिंग लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज एंड कैंसिलेबल लीज। अब पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, एग्जांपल ध्यान रहेगा तो सारे फीचर्स आपको ध्यान रहेंगे। ऑपरेटिंग लीज का एग्जांपल है लीजिंग अ कार और लीजिंग एनी व्हीकल। अब सोचो एक कार की लाइफ कितनी होती है, मान लो एक कार की लाइफ 8-10 साल की होगी, राइट। सो कार एक ऐसा असेट है, व्हीकल मशीनरी हो गई, ये ऐसा असेट है जिसकी लाइफ जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होती है, ओके। आज जिस वैल्यू पे आपने खरीदा है 10 साल बाद अगर आप उससे बेचने निकल जाओ तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, राइट। सो ये एक डेप्रिशिएटिंग असेट है और ऐसे असेट्स को लेकर शॉर्ट टर्म लीज बनता है जो कैंसिलेबल होता है। याद रखना है, शॉर्ट टर्म लीज और कैंसिलेबल लीज, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सर्विस लीज। सो कार आप लीज पे दे रहे हो तो बंदा कार को यूज करेगा, उसकी सर्विस लेगा, राइट, उसकी हर चीज को बेयर करना, वो उसकी सर्विस लेना, इसीलिए उसको यहाँ पे सर्विस लीज कहा है। Asset is written to the lessor after the lease period comes to an end. अब शॉर्ट टर्म लीज, मान लो लीजिंग अ कार, अब दिस कैन बी डन फॉर 1 ईयर, राइट। अगर कोई कार लीज पे ले रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लेगा, ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए लेगा। तो जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होगा। और जब हम कार को लीज पे ले रहे हैं तो उसके दौरान जो ओनरशिप होती है वो यूजर की होती है, ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुई है। हम कार को यूज करेंगे 1 साल तक के और उसके बदले में लीज पेमेंट जो है यूजर को देंगे। तो यहाँ पर गाइस जैसे ही 1 साल का टेन्योर समाप्त हो जाए मान लो, तो असेट इज रिटर्न टू द लेसर, ओके। जो ओनर है उसको असेट लौटाया जाता है, ओनर को कार लौटाई जाएगी, राइट, रिटर्न कर दी जाएगी। तो यहाँ पे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, राइट। सो दैट इज द पॉइंट। And an operating lease, the lessee, okay, uses the asset for a specified period, and the lessor bears the risk of the obsolescence and incidental risk. अब basically guys, risk of obsolescence, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे जो कार की वैल्यू है ये दिन ब दिन घटती है, डेप्रिशिएट होती है, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? क्या इसका जिम्मा यूजर लेने वाला है या ओनर? इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, हमेशा से याद रखिए, ऑपरेटिंग लीज के कंडीशन में जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस है, ओके, द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस एंड इंसिडेंटल रिस्क, कोई भी मेंटेनेंस हो गए, रिपेयर्स हो गए या डेप्रिसिएशन के कारण जो वैल्यू घट रही है, ऑब्सोलीट नया टेक्नोलॉजी के कारण जो वैल्यू घट रही है, तो उसका जो रिस्क है यहाँ पर कौन बेयर कर रहा है? लेजर, ओके, ओनर, ओके। लेजर कौन था हमारा? लेजर था ओनर। So there is an option to either party to terminate the lease after giving notice, and in this type of leasing lessor bears the expense. हमेशा से याद रखें, अगर बीच में अगर लीज अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना है, यूजर कहता है मुझे नहीं यूज करना, तो वो नोटिस देकर टर्मिनेट कर सकता है क्योंकि ये कैंसिलेबल है, ओके। कैंसिलेबल वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस लीजिंग में लेजर को सारे एक्सपेंसेस बेयर करने होंगे। याद रखना है, इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज द लेजर हैज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस। द लेजर विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द फुल कॉस्ट ऑफ असेट। अब रियलाइजेशन ऑफ फुल कॉस्ट का मतलब क्या है? यही एग्जाम्पल कार का ले लो। एक कार की वैल्यू जनरली 10-15 लाख की तो होगी, राइट। सो मान ले कार 15 लाख की एंड कार आपने लीज पे दिया है, तो उसके बदले में हर महीने मान लो 1000 रुपीज लीज पेमेंट आ रहा है, तो पूरे साल में 1,10,000 का पेमेंट आपको मिल रहा है। जस्ट ओके, फॉर एन एग्जाम्पल ले लो कि कार की वैल्यू 15 लाख की है एंड 1 साल में जो पैसा आपको लीज पेमेंट से मिला
वो जो अमाउंट है दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द फुल वैल्यू ऑफ द एसेट। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना भी लीज पेमेंट से आया वो बहुत ही कम होगा और वो कॉस्ट रिकवर नहीं करेगा। ये 15 लाख की वैल्यू वो रिकवर नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहा गया है लेजर विल नॉट बी एबल टू रियलाइज द फुल कॉस्ट। पूरी कॉस्ट को रियलाइज नहीं हो रही है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द लेजर। मे बी लेजर इसमें स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। कार के साथ साथ कार का हर मंथली मेंटेनेंस हो गया, ड्राइवर की सैलरी हो गई, लेजर जो है प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के तौर पे। एंड दिस काइंड ऑफ लीज इज प्रेफर्ड व्हेन द इक्विपमेंट इज लाइकली टू सफर ऑब्सोलेंस। जैसे मैंने आपको बताया मशीनरी, ओके, कार, व्हीकल्स, इनकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। ऑब्सोलीट होना मतलब दिन ब दिन इसकी वैल्यू टेक्नोलॉजी के आने के कारण घटना। एज अ रीजन ऐसी चीजों के लिए जो है ऑपरेटिंग लीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें याद रखना है ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल है। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस लीज और इसमें जो है लेजर पूरे एक्सपेंसेस को बेयर करता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती एंड यहाँ पे पूरा कॉस्ट जो है लीज पीरियड में पूरा रिकवर नहीं होता। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल लीज। ओके, फाइनेंशियल लीज। और फाइनेंशियल लीज क्या है? फाइनेंशियल लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इन्वॉल्विंग पेमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड। जैसे हमने देखा ऑपरेटिंग शॉर्ट टर्म के लिए, वैसे फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एंड इट इज इररिवोकेबल, मतलब कि बीच में से इसे रिवोक या कैंसिल नहीं किया जा सकता है लंबे समय के लिए। ओके, मे बी टेक एन एग्जांपल ऑफ लीजिंग अ फैक्ट्री। ओके, एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री का वैल्यू मान लो 10 करोड़ का है और इसको लीज पे दिया गया है 50 साल या 100 साल के लिए। सो जनरली ऐसी लीज जो लॉन्ग पीरियड के लिए है, एग्जांपल 100 इयर्स के लिए, ओके, ऐसे लीज को रिवोक नहीं किया जा सकता, इररिवोकेबल है, बीच के दौरान इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सो इन दिस टाइप ऑफ लीजिंग लेजी हैज टू बेयर। शॉर्ट टर्म में लेजर बेयर कर रहा था इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है। ओके, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज है जिसको हम फाइनेंशियल लीज कह रहे हैं और इसमें सारा जो कॉस्ट है, ओके, कॉस्ट है, हु इज बेयरिंग? द लेजी इज बेयरिंग। ओके, द यूजर जिसने लीज पे लिया है वो सारा कॉस्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, पूरा खर्चा जो है थ्रू आउट द लीज पीरियड यूजर ही बेयर करेगा। And the lessor does not render any service, उसने लीज पे दे दिया, वो कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज यहाँ पे नहीं देता जैसे ऑपरेटिंग में होता है। It is also called as full payout. Very important guys. ऑपरेटिंग लीज नॉन पे आउट था, उसमें पूरा खर्चा रिकवर ही नहीं हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल लीज फुल पे आउट, पूरा पैसा वसूल। कैसे? 100 सालों के लिए आपने फैक्ट्री को लीज पे दिया, 100 साल तक के जितना पैसा लीज पेमेंट के फॉर्म में आएगा उसके जरिए आपका पूरा असेट का कॉस्ट लगभग रिकवर हो जाता है एंड उसके बाद एक मिनिमम अमाउंट पे करके आप ओनरशिप ले सकते हो, क्योंकि आपने तो 100 साल इतना पैसा भरा होगा जितना वो फैक्ट्री का कॉस्ट होगा। तो अब क्यों ना एक ऑप्शन के तहत आप कुछ पैसा एडिशनल देके उसे खरीद लो। तो ऐसे ही लीज को हम फाइनेंशियल लीज कहते हैं। तो पूरा पैसा वसूल हो जाता है, फुल पे आउट लीज। एंड लॉन्ग टर्म लीज पीरियड, एग्जांपल 100 सालों के लिए लीजिंग अ फैक्ट्री एंड ड्यूरिंग द लीज पीरियड द ओनरशिप पूरे 100 सालों के लिए ओनरशिप किसके पास थी? लेजर के पास थी। बट lessee has the option to purchase the asset at a price whichever is lesser than the value of the asset at the end of the contract. अब जैसे 100 साल समाप्त हो जाते हैं ना, तो यूजर क्या कर सकता है? उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो असेट को खरीद ले, वो फैक्ट्री को कुछ पैसा देके खरीद ले। सो ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड at the end of the lease period in case of financial lease। अगर अग्रीमेंट में जनरली ये होता ही है, क्योंकि ये लंबे समय की लीज है, पूरा पैसा वसूल हो जाता है, तो जनरली यहाँ पे ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाती है लेजी के नाम पे आफ्टर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ।
सो दैट वाज फाइनेंशियल लीज। सो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही सिग्निफिकेंट था रिस्क एंड रिवॉर्ड को लेकर, जिसपे 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है गाइस। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। सो ऑपरेटिंग लीज में हमने देखा था शॉर्ट टर्म के लिए जो रिस्क है एंड रिवॉर्ड है, ओके, वो कौन बेयर कर रहा है? आर दे ट्रांसफर टू द लेजी? द आंसर इज नो, ओके। क्या लेजी को ट्रांसफर किए गए थे? नहीं, ओके। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाज बोर्न बाय द लेजर इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज, आर द रिस्क रिवॉर्ड एंड द रिस्क ट्रांसफर टू द लेजी? द आंसर इज यस। फाइनेंशियल लीज में जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है दे आर ट्रांसफर्ड टू द लेजी, ओके। सो दिस वाज व्हाट वी हैव सीन इन फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। एक बार क्विकली हम इसको डिफरेंशिएट कर ले ताकि यहाँ से डिस्क्रिप्टिव आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर। सो ओनरशिप हमने देखी, ऑपरेटिंग लेजर के पास होती है, फाइनेंशियल में ट्रांसफर ऑप्शन होता है। लीज पीरियड समाप्त होने के बाद लेजर लेजी को ट्रांसफर करेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड असेट से लेकर ऑपरेटिंग लीज लेजर के पास होता है एंड फाइनेंशियल लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड लेजी बेयर करता है। परचेस ऑप्शन ऑपरेटिंग में कोई नहीं होता, राइट, कोई परचेसिंग ऑप्शन नहीं होता, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फाइनेंशियल लीज में देयर इज अ ऑप्शन क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए फुल पे आउट लीज होती है। एक्सपेंस यहाँ पे लेजर बेयर करता है, फाइनेंशियल में लेजी बेयर करता है। रनिंग कॉस्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग में नो रनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वेयरएज फाइनेंशियल में रनिंग कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये जनरली हायर होते हैं। जैसे फैक्ट्री के एग्जांपल में रिपेयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट खर्चा ज्यादा होता है। टैक्स बेनिफिट टू द लेजी, नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। अब टैक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आगे हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, तो उसमें यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज में डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया जा सकता है, वेयरएज यहाँ पर फाइनेंशियल लीज में इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड, बोथ कैन बी क्लेम्ड। क्योंकि अब देखो, जब आप टैक्स पे करते हो, राइट, व्हेन यू पे टैक्स, अगर आपने लीज अग्रीमेंट कर रखा है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ओके। जो आपका लीज पेमेंट है वो एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है और उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दोनों क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज देयर इज नो डेप्रिसिएशन व्हिच कैन बी क्लेम्ड। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लीज, okay, direct lease, as the name indicates, direct lease when the lease belongs to owner of the asset and the user of the asset with direct relationship। user, okay, जो आपका लेजी था, ओनर जो आपका लेजर था, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। so that is a direct lease, there is no third party involved, there is no broker, there is no agent, so that is a direct lease। sell and lease back, अब फिर नाम पे ध्यान दो, ठीक है, नाम पे ध्यान दो। सेल एंड लीज बैक, पहली दफा क्या किया, सेल किया, ओके, एंड देन इसे फिर से लीज पे ले लिया, लीज बैक, सेल किया एंड लीज पे लिया। सिंपल एग्जांपल नोट डाउन कर लेंगे। सेल एंड लीज बैक, it is a lease under which the owner sells an asset for a cash to prospective leaser and then leases back the same asset, making fixed periodic payment for its use। Now, just note down the example, keep the concept in mind, sell and lease back। अब देखो, मान लो there is Mr. XYZ। अब Mr. XYZ के पास एक हाउस है, ठीक है। सो मिस्टर XYZ के पास एक हाउस है, तो ये कौन हुआ, ये हुआ उस घर का ओनर, राइट, उस घर का ओनर, या तो हम कहेंगे हुआ लेजर, ओके। सो बेसिकली इसके पास घर तो है, लेकिन अब घर में जो है फंड्स लॉक हुए हैं और मिस्टर XYZ को अब अचानक से पैसों की जरूरत आ गई, उसको अपनी बच्ची की शादी करवानी है, अपनी बेटी की शादी करवानी है, इस वजह से मिस्टर XYZ को पैसों की जरूरत है। अब मिस्टर XYZ क्या करता है, वो इस घर को
इस घर को सेल कर देता है, इस घर को बेच देता है टू मिस्टर एबीसी। ओके, एबीसी को बेच देता है। सो पहले क्या किया, मिस्टर XYZ ने घर को बेच दिया। अब मिस्टर XYZ को बेचने के बदले में पैसा तो आ जाएगा, वो अपने बेटी की शादी करवा सके, लेकिन अब घर नहीं है रहने के लिए, तो अब घर रहने के लिए वो इसी घर को क्या करेगा, फिर से लीज पे लेगा। ओके, लीज बैक। पहले क्या किया, अपना ही खुद का घर बेच दिया और अब घर नहीं है रहने को, तो उसी को लीज पे ले लिया। सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल एंड लीज बैक। इसके तहत क्या किया है, ओनर ने, ओके, घर के मालिक ने अपने असेट को बेचा है कैश के लिए, ओके, फॉर अ प्रोस्पेक्टिव लीज, एंड देन लीजेस बैक द सेम असेट, और उस असेट को फिर से लीज पर लिया, और लीज पर लिया होगा एबीसी से, तो एबीसी को हर महीने पेमेंट करना पड़ा होगा लीज पेमेंट के फॉर्म में। सो दैट इज सेल एंड लीज बैक। नेक्स्ट, सिंगल इन्वेस्टर लीज। सिंगल, अब यहाँ पे सिंगल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब ओनर ही। ओके, सो यहाँ पे जहाँ पे दो पार्टीज है, नेमली लेजर एंड लेजी, इट इज कॉल्ड सिंगल इन्वेस्टर लीज। अब देखो, जनरली कई बार ऐसा होता है कि घर जो है, प्रॉपर्टी जो है, लैंड है, फैक्ट्री है, एक के बजाय दो के नाम पे है, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे जो ओनर है वो सिंगल है। ओके, ओनर कौन है, सिंगल है, सिंगल इन्वेस्टर लीज। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है डायरेक्ट लीज से। डायरेक्ट लीज में क्या था, डायरेक्ट लीज में ब्रोकर नहीं था, मीडिएटर नहीं था, लेजर एंड लेजी था। सिंगल इन्वेस्टर में क्या है, देयर इज अ सिंगल ओनर, राइट। सो लेजर, दो पार्टीज हैं, लेजर एंड लेजी, बट दिस इज मैंडेटरी टू स्टेटेड दैट द लेजर इज अ सिंगल पर्सन, ओनर एक ही है। सो ऐसे असेट को, ऐसे लीज को हम सिंगल इन्वेस्टर लीज करेंगे। डोमेस्टिक, as the name indicates, domestic, ऐसे ट्रांजैक्शन में दोनों जो पार्टीज है, both the parties belong to the domicile of the same country, लेजर एंड लेजी दोनों इंडिया से है, सेम कंट्री से है, तो उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक लीज। इंटरनेशनल, इसमें पार्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन में बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो मान लो लेजर इंडिया में रिसाइड कर रहा है और लेजी यूएस में है, तो ऐसे कंडीशन में जो लीज अग्रीमेंट बनता है उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल लीज। सो गाइस, दीज आर द टाइप्स ऑफ लीज। ओके, सो इसके अलावा कुछ और लीज रहेंगे, ये कोर इंपॉर्टेंट टाइप्स है। इसके अलावा जो भी एडिशनल टाइप्स रहेंगे उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और इसके अलावा हमें लीजिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। सो अगले सेशन के आने के पहले आप मुझे कमेंट में बताओगे आपके हिसाब से लीजिंग के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। So till then, thank you, bye bye guys, and if you have enjoyed the session, please hit the like button, do share it with your friends, and yes, ऐसे ही फ्री कॉन्सेप्ट सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाना मत भूलिए। थैंक यू।